अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो तीसरी लेयर है टास्क एनवायरनमेंट या इंडस्ट्री, उसको डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो इंडस्ट्री या टास्क एनवायरनमेंट होता है, दिस इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 6 डिफरेंट फोर्सेस। इसमें से जो अदर स्टेक होल्डर्स के अलावा बाकी फोर्सेस को हम 5 फोर्सेस मॉडल भी कहते हैं। और ये एक छठी फोर्स है, इसलिए इसे 5+1 फोर्सेस लिखा गया है। अब हमने जब इसकी डिस्कशन करनी है तो अगेन हमारा जो मोटिव है वो ये होगा कि हमने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू एंट्रेंट्स की। देखें, एक इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज हैं जो आपस में compete कर रही होती हैं ऑब्वियसली फॉर मार्केट शेयर, और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो मार्केट में नई आई हैं या आना चाह रही हैं। इन्हें हम न्यू एंट्रेंट्स कहते हैं। और ये जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, इनके आने का नुकसान ये होगा कि जब ये आएँगे तो एक मार्केट शेयर तो कंसिस्टेंट चीज़ है, फिक्स चीज़ है। उसमें से ये अपना शेयर निकालेंगे तो बाकियों का ऐसा काम हो जाएगा। इसलिए जो एक्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, वो आपस में मुकाबला करने के साथ-साथ ये चाहती हैं कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, वो भी ना आएँ। और इनको आने से रोकने के लिए वो कुछ बैरियर्स क्रिएट करते हैं, जिन्हें आप एंट्री बैरियर्स कहते हैं। अब ये एंट्री बैरियर्स कैसे क्रिएट होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। 1-2 टर्म्स यहाँ पे समझना ज़रूरी है। एक होता है कम्पेटिटिव एडवांटेज, और सिंपल वर्ड्स में इससे मुराद ये है कि आप दूसरों के मुकाबले में कितनी बेहतर पोज़ीशन पे मौजूद हैं। बीइंग अ बीइंग इन अ बेटर स्टेट दैन योर कम्पेटिटर्स, दिस इज़ योर कम्पेटिटिव एडवांटेज। अब एक फिलॉसफी है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसे कम्पेटिटिव एडवांटेज का इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन व्यू कहते हैं। कम्पेटिटिव एडवांटेज के और भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसमें से एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या आईओ व्यू कहलाता है। और ये आपको बताता है कि कम्पेटिटिव एडवांटेज जो आपको मिलता है वो इंडस्ट्री में आपकी पोजीशन की वजह से मिलता है। आपकी पोजीशन स्ट्रांग होगी, डोमिनेटिंग होगी तो कम्पेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अगर ये वीक होगी तो कम्पेटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये कि ये जो कम्पेटिटिव एडवांटेज है, सिर्फ इसका मिलना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसका सस्टेनेबल होना ज़रूरी है। अगर ये आपके पास है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, तो ये आपको फ़ायदा देगा। अदरवाइज़ टेम्परेरीली आपके पास कम्पेटिटिव एडवांटेज आ जाए और कुछ अरसे के बाद वो दूसरे कम्पेटिटर्स के पास चला जाए, तो उसका आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो अब जो पॉइंट है वो ये कि हमने जब भी टास्क एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, तो हमने ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखना है, बल्कि हमने ये भी देखना है कि कहाँ पे हमें कंपैटिटिव एडवांटेज मिलने के चांसेस हैं और कहाँ पे हम इस मामले में वीक हैं। तो मैं बात कर रहा था न्यू एंट्रेंट्स की, कि न्यू एंट्रेंट्स के मुकाबले में आप कितने ज़्यादा एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप कर सकेंगे, उन्हें आने से रोक सकेंगे, या अगर वो आ चुके हैं, तो उनको कमज़ोर कर सकेंगे, उतना ही आपकी जो डोमिनेंट पोज़ीशन है, वो बढ़ेगी और उतना ही आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेंगी और उतना ही कम्पेटिटिव एडवांटेज मिलने और सस्टेन होने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें नहीं रोक सकते, आपके जो अ, एंट्री बैरियर्स हैं वो मौजूद नहीं है या वीक हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसके साथ आप एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले इकोनॉमी ऑफ स्केल। देखें, जो इंडस्ट्री में वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ होती हैं, उनकी सेल्स ज़्यादा होती हैं और सेल्स ज़्यादा होने की वजह से उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। जब पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, तो आप जो अपनी प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस भी कम रख सकते हैं। जो नई कंपनीज़ आती हैं मार्केट में, अभी उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उनकी प्रोडक्शन भी लिमिटेड होती है और लिमिटेड प्रोडक्शन में आप इकोनॉमी ऑफ स्केल को एन्जॉय नहीं कर सकते। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी प्राइस आपके मुकाबले में कम लेवल पे नहीं लेके जा सकते, जो कि आपका एक एज बन जाता है और ये उनके आने के लिए एक एंट्री बैरियर जो है वो क्रिएट कर सकता है। फिर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं, वो बड़े यूनिक ब्रांड्स हैं, बड़े अच्छे हैं, कस्टमर्स उन्हें खरीदते हैं और लॉयल हैं उन ब्रांड्स के साथ, बार-बार खरीदना पसंद करते हैं। उन ब्रांड्स के फीचर्स बड़े ज़बरदस्त हैं।
उनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी है। तो ये सारी प्रोडक्ट या ब्रांड डिफरेंशिएशन में आता है। अगर नई कंपनीज़ आई हैं जो अभी तक अपने आप को डिफरेंशिएट उस तरह से नहीं कर पाईं, तो पहले ब्रांड्स जो एक्जिस्टिंग हैं, उनकी डिफरेंशिएशन जितनी ज़्यादा होगी, बेहतर होगी, उतना ही वो एंट्री बैरियर क्रिएट करेंगे। फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट है। बाज़ दफ़ा किसी इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे अपने आप को सस्टेन करना, वहाँ पे जाके एडवर्टाइज़ करना, वहाँ पे जाके एक ब्रांड को एस्टेब्लिश करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो जो छोटी कंपनीज़ हैं वो तो शायद आ नहीं सकेंगी और अगर आ जाएँगी तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगी। तो ये भी एक एंट्री बैरियर बन सकता है। फिर इंडस्ट्री ग्रोथ है जी। ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनकी ग्रोथ हो रही होती है अभी और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ग्रोथ होने के बाद अब सैचुरेशन हो चुकी है और ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है या नहीं हो रही। तो जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ अभी हो रही है, वो एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री बन जाती है लोगों के आने के लिए। क्योंकि ग्रोथ है, अभी उसमें प्रॉफिट्स निकलेंगे, रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो कंपनीज़ भागकर उस इंडस्ट्री में आना चाहेंगी। जबकि अगर ग्रोथ कम हो चुकी है, स्लो हो गई है या रुक गई है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे नई कंपनीज़ के आने के लिए, तो ये भी एक एंट्री बैरियर जो है वो बन जाएगा। फिर स्विचिंग कॉस्ट है। देखें लोग अगर आपके ब्रांड्स खरीद रहे हैं और ख़ास तौर पे सर्विसेज़ की मैं बात करूँगा कि लोगों ने आपकी सर्विसेज़ हायर की हैं, तो और उन सर्विसेज़ के लिए उन्हें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना पड़ा, कुछ ट्रेनिंग्स जो है वो लेना पड़ी। यानी एक बार जब उन्होंने सर्विसेज़ हायर की आपकी, तो उसपे कुछ उनके फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आई। अब अगर वो आपकी सर्विसेज़ को स्विच करके किसी नई आने वाली कंपनी की सर्विसेज़ हायर करना चाहते हैं, तो एक तो ये कि जितना उन्होंने पैसा लगाया था शुरू में, जिसे फिक्स्ड कॉस्ट मैं कह रहा हूँ, वो ज़ाया हो जाएगी। और अगर वो नई कंपनी के पास जाते हैं, तो नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लिहाज़ा कुछ नई फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। अब इस चीज़ को हम कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। अगर ये स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है, तो कंपनीज़ रिलक्टेंट होंगी, जो कि आपके कस्टमर्स हैं वो रिलक्टेंट होंगे कि वो आपकी सर्विसेज़ छोड़ के किसी नए आने वाली कंपनी की सर्विसेज़ को हायर करें। तो जितनी स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी, उतनी ही कंपनीज़ आपको छोड़ने में रिलक्टेंट होंगी और उतना ही नई कंपनीज़ के लिए एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाएगा। अगर ये स्विचिंग कॉस्ट नहीं है या बहुत कम है, तो हो सकता है कि कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सर्विसेज़ जो है, उनसे ज़्यादा सैटिस्फाइड ना हो और उनको छोड़ के किसी नई आने वाली कंपनी की सर्विसेज़ हायर कर ले। इसके बाद एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। देखें एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, टिपिकल जो सप्लाई चेन है वो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर और रिटेलर और एंड पे कंज्यूमर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, इसके थ्रू मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट एंड यूजर तक पहुंचती है। अब अगर आप एस्टेब्लिश्ड कंपनी हैं और साल हर साल से आप जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए एंड यूजर्स तक पहुंचा रहे हैं, तो आपके उनके साथ जो रिलेशंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो बहुत अच्छे बन चुके होते हैं। लिहाजा वो नई आने वाली कंपनीज़ को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते क्योंकि उनकी एक्सेस अभी नहीं है, उनके रिलेशंस अभी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इतने नहीं हैं जितने आपके। तो ये भी एक एंट्री बैरियर बन जाता है नई कंपनीज़ के लिए। सिमिलरली एक्सेस टू सप्लायर है, जो आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपने रॉ मटेरियल जो है वो बाय करना है, परचेज़ करना है एक सप्लायर से। अब चूँकि आप बहुत सालों से परचेज़िंग कर रहे हैं और चूँकि ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो बल्क में परचेज़िंग भी करते हैं। तो सप्लायर जो है, उसके साथ आपके एक अच्छे रिलेशंस बन चुके हैं, जो कि नई आने वाली कंपनीज़ के अभी एस्टेब्लिश नहीं हुए। मोर ओवर वो अभी बड़े कस्टमर नहीं होंगे क्योंकि शायद अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो जो एक्सेस है टू सप्लायर्स, वो उनकी कम होगी, आपकी ज़्यादा होगी, इसलिए ये भी एक एंट्री बैरियर क्रिएट करेगा। और फाइनली गवर्नमेंट पॉलिसी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि गवर्नमेंट किसी ख़ास इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि नई इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो उस नई इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट उसमें कुछ सब्सिडीज़, कुछ फेवर्स जो है वो देती है। और ये फेवर्स एक अट्रैक्शन का बायस बनते हैं नई आने वाली कंपनीज़ के लिए।
दूसरी साइड पे वो इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि मजीद कंपनीज यहाँ ना आए बल्कि वो दूसरे सेक्टर्स में जाके इन्वेस्ट करें, तो गवर्नमेंट कोटा मुकर्रर कर सकती है, गवर्नमेंट अपने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको बढ़ा सकती है नई कंपनीज के आने के लिए, या गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा कर सकती है, या जो भी पॉलिसीज बनाएगी। मकसद ये होगा कि ज्यादा अब कंपनीज इस इंडस्ट्री में ना आए, वो दूसरे सेक्टर्स में जाए। तो जितने गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइट हो जाएंगे, उतनी एंट्री बैरियर भी ज्यादा क्रिएट होगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि एंट्री बैरियर्स के ज्यादा होने से जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, थ्रेट्स कम हो जाएंगे, उनका कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो ज्यादा सस्टेनेबल। दूसरी जो फोर्स है, हम उसकी तरफ आते हैं, एंड दैट इज राइवलरी अमंग कंपेटिटर्स। ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, राइवलरी कंपटीशन को कहते हैं, राइवल्स कंपेटिटर्स को कहते हैं। अब जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, उनके आपस में भी एक मुकाबला चल रहा है, और वो मुकाबला इस चीज का है कि मार्केट शेयर मुझे मिल जाए, दूसरी कंपनी कहेगी कि मेरी सेल्स बढ़ जाए, तीसरी कहेगी मेरे रेवेन्यूज बढ़ जाए, चौथी कंपनी का टारगेट होगा मेरे प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, पांचवी का होगा कि कस्टमर्स मेरे साथ लॉयल रहें। तो हर कंपनी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसलिए वो कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो कंपटीशन कैसे बढ़ेगा? पहली बात तो ये कि जितने नंबर ऑफ कंपेटिटर्स ज्यादा होंगे, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ कंपेटिटर्स कम होंगे, कंपटीशन उतना ही कम होगा। तो कंपटीशन, जितने कंपेटिटर्स बढ़ेंगे, उतना ही कंपटीशन बढ़ने से आपके जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी कम हो जाएंगी। दूसरी बात इंडस्ट्री ग्रोथ है। अगेन पहले हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था एंट्री जो है ना बैरियर्स के व्यू पॉइंट से, और यहाँ पर हम इसे डिस्कस कर रहे हैं कंपटीशन के हवाले से। इंडस्ट्री ग्रोथ ज्यादा होगी, ज्यादा कंपनीज आएंगी, ज्यादा कंपेटिटर्स हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन के बढ़ने से अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, थ्रेट्स ज्यादा हो जाएंगे, और कंपेटिटिव एडवांटेज मिलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर कंपेटिटिव एडवांटेज होगा तो उसका सस्टेनेबल रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके बाद जेनेरिक वर्सेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, आपकी कंपनी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाती है जो सारे ही बना रहे हैं, बहुत जेनेरिक किस्म की प्रोडक्ट्स है, कोई खास उसमें बात नहीं, तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कम है, क्योंकि हर बंदा उसी तरह की चीज बना रहा है। कस्टमर आपसे नहीं लेगा, किसी दूसरे से खरीद लेगा, उससे नहीं लेगा, किसी तीसरे के पास चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो हाईली डिफरेंशिएटेड हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो जिस क्वालिटी की, जिन फीचर्स की प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं वो आपसे ही मिलती हैं, तो फिर कंपेटिटिव एडवांटेज आपके पास है। और ये चांसेस हैं कि जब तक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रहेंगी, वो कंपेटिटिव एडवांटेज भी सस्टेनेबल रहेगा। यहाँ आपके थ्रेट्स कम है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, बिकॉज कि अब ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पे आप वो चीज नहीं बना रहे जो बाकी दे रहे हैं, आप उनसे ज्यादा बेहतर, ज्यादा हटके कोई चीज ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद फिक्स कॉस्ट है जी। बाज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे नए प्लांट्स लगाने के लिए, काम शुरू करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, हो सकता है कि किसी दूसरे सेक्टर में फिक्स कॉस्ट कम लगे, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो। जो जनरली इसका रिलेशन ये है कि अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो अगर फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है आपकी, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उसके लिए किसी वक्त इंडस्ट्री को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा लगी हुई है। तो उनकी कोशिश होती है कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट को पूरा करें, और जो लॉसेस हैं उनसे हम बच सकें। इसलिए जितनी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, उतना ही किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के आपकी इंडस्ट्री को छोड़ के जाने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो जितने ये चांसेस कम होंगे, उन्हें जब ये पता है कि हमने रहना ही इस इंडस्ट्री में है, तो वो कंपटीशन में रहेंगे, चाहे जैसे भी रहें। तो जब तक वो कंपटीशन में रहेंगे, जाना उनके लिए मुश्किल है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहरहाल कम ही है, थ्रेट्स आपके ज्यादा है। और अगर फिक्स कॉस्ट कम है, कोई कंपनी कभी भी आसानी से छोड़ के जा सकती है, तो वो कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही वो छोड़ के चली जाएंगी, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स कम हो जाएंगे, आपकी डोमिनेट डोमिनेंट पोजीशन बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, थ्रेट्स कम होंगे, कंपेटिटिव एडवांटेज मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, और उसकी सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे।
फिर इसके बाद कैपेसिटी है। कैपेसिटी से मुराद यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्लांट है उसकी कैपेसिटी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो 100% कैपेसिटी के साथ करें। हो सकता है कि कंपनीज़ 80%, 70% या 50% प्लांट जो है उसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करें। रीज़न ये होती है कि जितनी आप कैपेसिटी फुल यूज़ करेंगे, उतनी ही इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगी। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल का मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप मैस प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन दूसरी साइड पे ये भी देखें कि जितनी आपने प्रोडक्शन ज़्यादा की, उतना ही आपको वो प्रोडक्ट्स आपने रखने के लिए थोड़ी प्रोडक्शन उसकी की है, आपको तो उसे बेचना है। और जितना आपने प्रोडक्शन ज़्यादा की है, अब बेचने के लिए यानी सेल्स की जो एफर्ट्स हैं, वो भी आपकी बढ़ जाएँगी। और जितनी सेल्स की एफर्ट्स बढ़ेंगी, उतना ही आपका जो कॉम्पिटिशन है, वो ज़्यादा होता जाएगा। और जितना कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसीलिए जितनी ज़्यादा कैपेसिटी प्रोडक्शन की यूज़ करेंगे, उतना ही कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। और जो आखिरी चीज़ है हाइट ऑफ एग्जिट बैरियर्स। पहले भी जैसे मैंने फिक्स कॉस्ट की दफ़ा भी बात की, तो फिक्स कॉस्ट के अलावा भी ऐसा होता है कि एक कंपनी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है और किसी वजह से वो उस चल नहीं पाई और इंडस्ट्री को छोड़ के जाना चाहती है, तो अगर उसके जो छोड़ के जाना आसान है यानी एग्जिट बैरियर्स कम है, तो फिर तो कंपटीशन आपका कम हो जाएगा जब कुछ कंपेटिटर्स चले जाएँगे। लेकिन अगर जो एग्ज़िट बैरियर्स हैं वो ज़्यादा हैं, उनका इंडस्ट्री को छोड़ के जाना मुश्किल है, तो फिर वो वहीं पे रहेंगे और कंपटीशन जैसा भी है वो चलता रहेगा और कंपटीशन की वजह से आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ कम रहेंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी कंपेटिटर्स के हवाले से। अब हम बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट है व्हिच इज़ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अच्छा, सब्स्टिट्यूट्स की जो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन बताता है या करता है, वो ये है कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से दूसरी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। मिसाल समझिएगा, अगर जूस जो है उसकी प्राइस बढ़ती है, तो उसके मुकाबले में चाय की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लोग सोचेंगे कि जूस की प्राइस बढ़ गई है, चाय की प्राइस नहीं बढ़ी और उन्होंने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई ना कोई बेवरेज जो है वो लेनी थी। इट कुड बी अ जूस, इट कुड बी हॉट बेवरेज लाइक टी। तो वो सोचेंगे कि हम जूस महँगा हो गया है, उसकी बजाय हम चाय का कप जो है वो पी लेते हैं या किसी को पिला देते हैं, जिसकी प्राइस नहीं बढ़ी। तो जब वो जूस से चाय पे मुंतकिल होंगे तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ गई। सिमिलरली जो जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोग सीएनजी पे मुंतकिल हो जाते हैं क्योंकि सीएनजी की प्राइस उस वक़्त नहीं बढ़ी, तो लोग समझेंगे कि भई ये हमें सस्ता पड़ेगा। तो पेट्रोल और सीएनजी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। इसी तरह से जो अ फेडेक्स है और फैक्स मशीन है, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। आप अगर कोरियर नहीं करना चाहते तो आप फैक्स मशीन के ज़रिए वही डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट्स एक और डिफरेंस भी समझिएगा कि एक सब्स्टिट्यूट है और एक आपका कंपेटिटर है। ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है और एक कंपेटिटर प्रोडक्ट या कंपेटिटर ब्रांड है। दोनों में डिफरेंस है। पेप्सी और कोक एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। हाँ, पेप्सी और जूस ये एक दूसरे के जूस कोई भी हो सकता है, नेस्फ्रूट है। ये एक दूसरे के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो हो सकते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी में जो ब्रांड्स हैं वो एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट कैटेगरीज जो हैं लेकिन रिलेटेड वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल सा पॉइंट है जी कि जितने सब्स्टिट्यूट्स बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए जो कंपटीशन है वो ज्यादा हो जाएगा और जितना कंपटीशन बढ़ेगा अपॉर्चुनिटीज कम, थ्रेट्स ज्यादा, कंपेटिटिव एडवांटेज मिलना मुश्किल और अगर मिल गया तो सस्टेनेबल रखना मुश्किल हो जाएगा। अब हम आते हैं इसका जो चौथा पॉइंट है विच इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। यहाँ पर आपका रोल जो है वो एक मैन्युफैक्चरर या सेलर का है और जो बायर्स हैं उससे मुराद कोई भी कस्टमर्स। तो मैन्युफैक्चरिंग सॉरी जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है इन सिंपल वर्ड्स वो ये है कि जितनी ज्यादा होगी
जितनी ज्यादा बार्गेनिंग पावर लोगों के पास, कस्टमर्स के पास चली गई, उतना ही आपके थ्रेट ज्यादा, आपकी अपॉर्चुनिटीज कम है, आपकी जो पोजीशन है उनके मुकाबले में वीक। और अगर उनकी बार्गेनिंग पावर वीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, आपके जो थ्रेट्स हैं वो कम है, आपके जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा हैं, और आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो परचेजिंग इन बल्क। देखें, जो कस्टमर आपसे ज्यादा तादाद में प्रोडक्ट्स खरीदता है, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है, इसे कहते हैं बल्क। और इसका मतलब है कि वो एक बड़ा कस्टमर है। अब कोई भी कंपनी किसी बड़े कस्टमर को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि इसे मैंने प्रोडक्ट्स ना बेची तो ये दूसरे के पास चला जाएगा, तो हम अपना बहुत ज्यादा जो सेल्स का वॉल्यूम है वो लूज कर देंगे। इसलिए वो कस्टमर, जो बड़े कस्टमर होते हैं, जो ज्यादा तादाद में प्रोडक्ट्स आपकी खरीदते हैं, उन्हें आप नाराज नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ पे जो बड़ा कस्टमर है उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, और आपको उसकी बात मानना पड़ेगी। आपके यहाँ पर जो थ्रेट्स हैं वो ज्यादा है। दूसरा है मैनी सेलर्स विद जेनेरिक प्रोडक्ट्स। अगर बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं वैसी 10 दूसरी कंपनीज भी बना रही हैं, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कोई डिफरेंशिएटेड नहीं है, बहुत आम सी जेनेरिक सी प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि कस्टमर की पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि कस्टमर के पास कोई रीजन नहीं है कि वो आपसे खरीदे, वो कहेगा ये ऐसी प्रोडक्ट है जो आप उसे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो साथ वाला दे देगा, साथ वाला नहीं है तो किसी और के पास चला जाएगा। लिहाजा यहाँ पे भी जो पावर है वो कस्टमर के पास है। लो स्विचिंग कॉस्ट। अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट ले रहा है या सर्विसेज आपकी हायर की हुई है, और उसको स्विच करके किसी दूसरे के पास जाने के जो स्विचिंग कॉस्ट है वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है, तो जहां पर आपकी प्रोडक्ट में मसला आया या आपकी प्राइस ज्यादा हुई, वहां पे कस्टमर आपको छोड़ के फौरन स्विच कर जाएगा किसी दूसरे कंपेटिटर के पास। लिहाजा अगर स्विचिंग कॉस्ट लो है तो ये आपके लिए थ्रेट है। फिर उसके बाद है परचेजिंग प्रोडक्ट हैज हाई परसेंटेज ऑफ बायर्स कॉस्ट। बात ये होता है कि कस्टमर जो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, लेट्स से आप एक सेलर हैं और एक कस्टमर जो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है वो दूसरों से कई दूसरी प्रोडक्ट्स भी लेता है, वो अपनी एक प्रोडक्ट बनाता है। आप एक सप्लायर हो सकते हैं और आपका जो कस्टमर है वो एक मैन्युफैक्चरर है। अब वो आपसे प्रोडक्ट लेके और दूसरी कई प्रोडक्ट्स लेके उनको मिला के कोई नई प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ, एक ज्वेलर है, तो ज्वेलर जो है वो, उसने जब ज्वेलरी बनानी है, एक लेट से सेट बनाना है गोल्ड का, तो उसमें गोल्ड भी यूज होगा, उसमें कोई दूसरी मेटल्स भी यूज हो सकती हैं, उसमें ये जो बीड्स वगैरह हैं, मोती हैं, ये भी इस्तेमाल होते हैं। तो एक प्रोडक्ट बनाने में कई दूसरी प्रोडक्ट्स यूज होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा उस सेट में इस्तेमाल होने वाली चीज है और सबसे ज्यादा महंगी आइटम है वो गोल्ड ही है। ठीक है, उसमें दूसरी मेटल्स भी हैं, उसमें मोती वगैरह भी हैं, लेकिन जो मेन आइटम उसमें है वो गोल्ड ही है। अब ये जो ज्वेलर है, जब निगोशिएट करेगा, बार्गेन करेगा ये प्रोडक्ट खरीदते वक्त, तो हो सकता है कि वो बीट्स खरीदते वक्त ज्यादा बार्गेनिंग ना करे, क्योंकि उसे पता है कि ये थोड़े इस्तेमाल होने या ये सस्ती आइटम है। इसी तरह से अगर वो दूसरी कोई मेटल्स खरीदता है जहां से, तो उनके साथ वो बार्गेनिंग ज्यादा ना करे। लेकिन जब वो गोल्ड खरीदने जाएगा तो जिससे वो गोल्ड खरीद रहा है उससे वो बार्गेनिंग जरूर करेगा। रीजन उसकी ये है कि गोल्ड उसके प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा मटेरियल है, सबसे महंगा मटेरियल है। लिहाजा बार्गेनिंग का फायदा उसको गोल्ड में ही होगा। तो वो कस्टमर्स जो आपकी प्रोडक्ट लेके उससे कोई मजीद दूसरी प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें आपकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो वो बाकियों के साथ बार्गेनिंग करें ना करें, आपसे जरूर करेंगे। तो जितनी बार्गेनिंग की उनकी पावर बढ़ेगी, आपके थ्रेट्स बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बायर्स प्रॉफिट्स आर लो। अगर बायर आपसे प्रोडक्ट लेके आगे बेचता है या उससे कोई दूसरी प्रोडक्ट बनाता है और फिर आगे बेचता है, और उसके जो मार्जिन है, प्रॉफिट्स हैं, वो बहुत कम है, तो जाहिर है कि अगर उसके प्रॉफिट्स पहले ही कम है तो वो आपसे मजीद बार्गेन करके कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे प्रॉफिट्स कम है, अगर मैंने बार्गेनिंग ना की तो ये कम ही रहेंगे या हो सकता है मजीद कम हो जाए, इसलिए वो यहाँ पे बार्गेनिंग ज्यादा करेगा, चांसेस है। अगर उसके प्रॉफिट्स पहले ज्यादा है
तो हो सकता है कि वो बार्गेनिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे कि भाई मेरे प्रॉफिट्स तो मुझे मिल रहे हैं, अच्छे खासे मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग में ना भी होगा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर उसके बाद है जी, परचेज प्रोडक्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायर्स। अच्छा, बाज दफा ये होता है कि आपसे जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो उसकी अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब वो आपसे प्रोडक्ट लेके कुछ और दूसरी जगहों से प्रोडक्ट्स लेके अपनी कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो और आपकी प्रोडक्ट जो उसने ली है वो कोई उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो बार्गेनिंग ज्यादा करेगा। पहले मैं मिसाल आपको दे दूं कि एक कंपनी है जो टेबल लैंप बनाती है। अब जाहिर है कि उसको टेबल लैंप बनाने हैं, तो उसको बनाने के लिए उसको शेड भी चाहिए, उसको लैंप भी चाहिए, उसके अंदर जो बल्ब लगाना है वो भी चाहिए, और एक तार भी चाहिए। तो लोग जो टेबल लैंप खरीदते हैं, आम कस्टमर्स, वो इसलिए नहीं खरीदते कि उसकी बल्ब की क्वालिटी कैसी है या उसके जो तार है वो किस तरह की है। वो आम तौर पे उसको एक डेकोरेशन पीस के लिए लेते हैं। वो सबसे पहले देखेंगे इसका जो शेड है ऊपर, इसका जो लैंप है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ज़्यादा उसमें डिज़ाइन है, स्टाइल है, कितना ज़्यादा वो डेकोरेटिव है, और कितना ज़्यादा उसका जो शेड का कलर है वो हमारे कर्टेन्स के साथ या हमारी वॉल पेंट्स के साथ या टेबल के साथ जो है वो मैच करता है। वो इसलिए खरीदते हैं खूबसूरती के लिए। लिहाजा कस्टमर उस टेबल लैंप को बनाने के लिए जो वायर यूज़ कर रहा है, उसकी क्वालिटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए, जितना इम्पोर्टेंट उसका शेड और उसका डिज़ाइन है। तो अगर वो वायर जहाँ से खरीदेगा, वो उसकी क्वालिटी उसे कम भी मिल जाए तो वो उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, लेकिन वो चाहेगा कि उसकी प्राइस कम से कम रहे। लिहाज़ा वो कंपनीज़ जिनसे वो टेबल लैंप की वायर खरीदना चाह रहा है, तो वो उनके साथ बार्गेनिंग करेगा, ताकि ऐसी चीज़ जो उसके लिए ज़्यादा अहम नहीं है, वो उससे सस्ती से सस्ती प्राइस में मिल जाए। तो जब वो इस तरह की प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए बार्गेनिंग करेगा, तो जो सेलर है, उसकी पोज़ीशन वीक होगी यहाँ पे। और उसके बाद है जी बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये नीचे एक सप्लाई चेन जो है वो टिपिकल दिखाई गई, जिसमें आप देख सकते हैं सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है। अब आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आपका जो कस्टमर है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर साल-साल से आपसे प्रोडक्ट्स लेके बेच रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के ज़हन में आता है कि क्यों ना मैं खुद यही वाली प्रोडक्ट्स मैं बेच तो रहा हूँ, बनाना भी शुरू कर दूँ। अगर वो ये सोचता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ एक मैन्युफैक्चरर भी बन जाता है उस प्रोडक्ट का, तो इसे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर था, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ उसने अपना काम प्रोडक्शन वाला भी स्टार्ट कर दिया है। तो दिस इज़ कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अगर चांसेस हों कि आपका जो कस्टमर है, यानी इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर है, वो किसी ना किसी मरहले पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ज़रिए खुद भी मैन्युफैक्चरर बन सकता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। थ्रेट क्यों है? 2 रीज़न्स। पहली रीज़न ये है कि जब वो डिस्ट्रीब्यूशन से वो उसकी तरफ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएगा, तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट्स क्यों बेचे? वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बेचेगा, और आपकी प्रोडक्ट्स अगर बेचेगा भी तो शायद उसको वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि जब वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ज़रिए खुद भी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और एक मैन्युफैक्चरर बन जाएगा, तो फिर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें एक इज़ाफ़ा हो गया नए कॉम्पिटिटर का। लिहाज़ा ये आपके लिए थ्रेट्स ज़्यादा बन जाएँगे, अपॉर्च्युनिटीज़ कम हो जाएँगी, आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कम होने के चांसेज़ हैं, और अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने ये 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।